अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज क्लास 10th का जीके बोस का इंग्लिश का पेपर था 2024-25 सेशन का। इस बीच आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का सॉल्वेड पेपर लेकर आया हूं। हम देखेंगे आज के पेपर को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, पेपर की एनालिसिस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, पेपर का क्या लेवल रहा था, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th के इंग्लिश के आज के पेपर के बारे में। तो इंग्लिश का पेपर आपका कैसा गया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए हम आज के पेपर को देख लेंगे। मेरे पास यहाँ पे जेड सीरीज़ का पेपर आया है। ये पेपर आपका 16 पेजेस पे प्रिंट था। ठीक, पूरा पेपर आपका 16 पेजेस पे प्रिंट था। 80 मार्क्स का पेपर था और 20 मार्क्स आपको यहाँ पे स्कूल वाले इंटरनल और एक्सटर्नल के दे देंगे। 3 घंटे का टाइम दिया गया था। इवनिंग शिफ्ट में आप लोगों का यहाँ पे पेपर था, सॉरी आफ्टरनून शिफ्ट में आप लोगों का यहाँ पे पेपर था। इसमें डिफरेंट सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन ए यहाँ पे आपका रीडिंग कंप्रहेंशन वाला सेक्शन था। अब रीडिंग कंप्रहेंशन, आपका राइटिंग स्किल्स, आपका ग्रामर, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी थी अच्छी तरह से। मैंने उस पर डिटेल वीडियो डाला था। होपफुली जिन बच्चों ने वो वीडियोस देखे हैं, मुझे लगता है उन बच्चों को पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको A to Z एक्सप्लेन करके और ईजी भाषा में मैंने समझा दी थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन जो आपका सेक्शन ए है, इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन सेट बिलो। ठीक, यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है किसी पोएम का, 5-6 लाइन्स या 8-10 लाइन्स का, जितनी लाइन्स का भी है। तो इसके बाद इसके नीचे यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस, लगभग 5 क्वेश्चंस के अराउंड है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इसमें यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द पोएम इज एड्रेस्ड टू। ठीक, पोएम किसको एड्रेस कर रही है, मतलब किसको एड्रेस करने के लिए ये लिखी गई है। क्या ये पोएट को, बिलाउड को, पीपल्स को, या नन ऑफ द अबव। तो किसको है यहाँ पे, द पीपल्स इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख लेंगे, स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, दिस अपराइट बॉडी इज योर्स। तो ये यहाँ पे पीपल्स को ही यहाँ पे एड्रेस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, द वर्ड सील्ड मीन्स। ठीक, सील्ड वर्ड का क्या मतलब होता है, क्या ओपनड होता है, ये भी नहीं होता। स्ट्रेट की बात करेंगे, ये भी नहीं होता। अनलॉक्ड की बात करेंगे, ये भी तो ओपनड ही होता है, ये नहीं होता। तो सील्ड का मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड, यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 3, द पैडलॉक्स आर ओपनिंग देयर माउथ्स। ठीक, ये यहाँ पे आपको लाइन दी गई है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन। ठीक, इस लाइन में आपको बोलना है कि पोएटिक डिवाइस कौन सा यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसका जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ वो यहाँ पे है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर पार्ट नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका इसी में पूछा गया था, द स्पीकर ऑफ द पोएम इज, यानी कि इस पोएम को किसने मतलब स्पीकर कौन है इस पोएम में, तो वो यहाँ पे है पोएट है। ठीक, कोई ओल्ड मैन नहीं है, कोई बॉय नहीं है, कोई डेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोएट ही एड्रेस कर रहा है पीपल्स को। तो यहाँ पे द पोएट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय। यहाँ पे आपको एक लाइन दी गई है, दो लाइन्स यहाँ पे आपको दी गई है, स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन। आपको यहाँ पे बोलना है कि ये यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है, इनका मतलब यहाँ पे क्या है, और इसमें यहाँ पे आपको आंसर लिखना है 1 और 2 सेंटेंसेस में। तो इसका क्या मतलब है, ये बिल्कुल आप आसानी से लिख कर आ जाओगे। इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द पोएट इन दिस लाइन स्पीक अप योर लिप्स आर नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन इज इनकरेजिंग द रीडर टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। यानी कि वो रीडर्स को इनकरेज कर रहा है कि आप फ्रीली एक्सप्रेस कर लो अपने आप को। तो इतना ही आपको यहाँ पर लिखना था, द पोएट इज इनकरेजिंग द रीडर्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। ठीक, ये आपको इतना लिखना था और हो गया यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपकी पहली एक्सट्रैक्ट थी, इसके 5 मार्क्स आपको यहाँ पे बने। बिल्कुल इजी पेपर आया था, उतना टफ नहीं आया था, अच्छा पेपर यहाँ पे आया था। आई होप आप बच्चों को भी अच्छा पेपर लगा होगा। देन उसके बाद फिर से आपको एक पैसेज लिखी गई थी नीचे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट आर फॉलो। तो यहाँ पे आपको एक पैसेज यहाँ पे लिखी गई है, लगभग 1-1.5 पेज पे ये पैसेज लिखी गई है। देन इसके नीचे यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे गए होंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या यहाँ पे आपका है, द जर्नी ऑफ एक्सपीरियंसिंग ए हॉबी इज क्वाइट रिवार्डिंग इन इटसेल्फ। ठीक, विल बी द राइट आंसर फॉर पार्ट नंबर 1। दूसरा पार्ट यहाँ पे आपको पूछा गया है, व्हेन ए पर्सन गेट्स हुक्ड ऑन ए हॉबी ही रियलाइजेस दैट। ठीक, he realized what? He realized it has become an integral part of his life। क्योंकि जब इंसान की जो हॉबी होगी, जब उसको वो उसमें जो पूरी तरह से जो मतलब उसको पूरी तरह स्ट्रिक्टली फॉलो करता, तो उससे क्या लगता है कि वो इसकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है यहाँ पे, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, द स्किल ऑफ बीइंग डैश इज एसेंशियल इन टूडेज वर्ल्ड। द स्किल ऑफ बीइंग क्रिएटिव इज एसेंशियल इन टूडेज वर्ल्ड। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऊपर पैसेज में ही देखने को मिलेंगे। अगर मैं पैसेज को पढ़ के सुनाऊंगा तो वो लंबा जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द सिनोनिम ऑफ वर्ड हुक्ड इज। हुक्ड का आपको
सिनोनिम यहाँ पे बोलना यानी कि सेम है। हुक्ड का क्या मतलब होता है, वो होता है कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड विल बी द राइट आंसर फॉर सिनोनिम ऑफ हुक्ड। ठीक, यहाँ पे कैप्टिवेटेड विल बी राइट आंसर। ठीक, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, राइट सूटेबल टाइटल ऑफ द एबो पैसेज। ठीक, एबो पैसेज का आपको एक सूटेबल टाइटल लिखना था। तो पैसेज पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ें पता हुई, हॉबी के रिलेटेड ही ये है, तो उसी के रिलेटेड आपको इसका टाइटल लिख देना था। तो इसी के साथ साथ आपका पार्ट बी भी यहाँ पे दूसरी पैसेज के 5 मार्क्स भी आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गए। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया, रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट आर फॉलो। ठीक, यहाँ पे आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखी गई है, इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आपने अटेम्प्ट करना। बिल्कुल ईजी ये एडवर्टीजमेंट को सॉल्व करना होता है, बिल्कुल आसान होता है, इसमें ना ही टाइम ज़्यादा लगता है तो ना ही कुछ। तो यहाँ पे ओनो बुक सेंटर की एक एडवर्टीजमेंट है, इसमें क्या ये बोलते हैं 40% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स, इनके स्टूडेंट्स के लिए 40% डिस्काउंट है। किस चीज़ के लिए आगे हम देखेंगे। डिस्कवर ए ट्रेजर ऑफ ट्रू ऑफ बुक्स दैट विल ट्रांसपोर्ट यू टू न्यू वर्ल्ड एंड इग्नाइट योर इमेजिनेशन। ठीक, यहाँ पे एक्सप्लोर आवर कलेक्शंस, यहाँ पे कुछ कलेक्शंस बुक्स की यहाँ पे दी हुई है, और इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या किया 30% डिस्काउंट ऑन बेस्ट सेलर, जो बेस्ट सेलर बुक है उन पर 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे इन्होंने यहाँ पे एक कोटेशन भी लिखी है, बुक्स आर द की ऑफ सक्सेस। देन उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपनी डिटेल्स भी यहाँ पे दी है। ये एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट होती है। अभी जब इंशाल्लाह आप 11th और 12th का एग्जाम दे दोगे, उसके इंग्लिश पेपर में आपको ये 4 मार्क्स की एडवर्टीजमेंट राइटिंग भी आ जाएगी, तो उस टाइम हम इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो समझा देंगे आपको। बहरहाल फिलहाल हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक शॉप एडवर्टाइजर। ठीक, यानी कि बुक शॉप ने जिसने ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है उसका क्या नाम है, तो वो नाम आपको यहीं पे दिखेगा, ओनो बुक सेंटर, यानी कि ONU बुक सेंटर जो है ये इसका नाम है, क्योंकि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट करता है टाइटल में उसका ही नाम यहाँ पे लिखा जाता है। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया था, हाउ मच रिबेट इज गिवन ऑन द बेस्ट सेलर बुक्स, यानी कि बेस्ट सेलर बुक्स पे कितना यहाँ पे रिबेट यानी कि डिस्काउंट दिया गया है। तो बेस्ट सेलर बुक्स पे यहाँ पे 30% डिस्काउंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होते हैं, इनको अप्रोच करना भी बिल्कुल आसान है। तो 30% इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, द स्टूडेंट आर ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ, स्टूडेंट्स को कितना डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा, तो वो यहाँ पे आपको ऊपर ही पहली वाली लाइन ही, यानी कि 40% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि 40% डिस्काउंट विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स आर अवेलेबल एट द शॉप, बुक्स में मतलब शॉप में किस टाइप की बुक्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते स्टोरी बुक्स फॉर चिल्ड्रंस। तो इसके हवाले से यहाँ पे हम इसी को देखने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कौन कौन सी कलेक्शन है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरी बुक फॉर चिल्ड्रंस है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स है, ऑडियो बुक्स एंड ई बुक्स फॉर डिजिटल रीडर्स, यानी कि ये आपको लिखना था। हो गया यहाँ पे आपका 1 मार्क्स कंप्लीट। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मेंशन द कोटेशन दैट यू कैन सी इन द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में कौन सी कोटेशन लिखी गई है, तो वो ये वाली कोटेशन लिखी गई है, द बुक्स आर द की टू सक्सेस। ठीक, ये वाली कोटेशन यहाँ पे लिखी गई है। ठीक, इसी के साथ साथ आपका ये वाला एडवर्टीजमेंट वाले 5 मार्क्स भी कंप्लीट हो गए। देखो कितना आसान है ये 15 मार्क्स को अटेम्प्ट करना, बिल्कुल बहुत इजी होता है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे के इन 15 मार्क्स में से कोई मार्क्स छूटा होगा। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, यहां से आपका ग्रामर आया था। अब ग्रामर में क्या पूछा गया था आपका, फिल इन द ब्लैंक्स आर यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे वर्ब्स लिखे हुए हैं कुछ, आपको इनकी करेक्ट फॉर्म यहाँ पे लिखनी है। तो वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म क्या है, क्योंकि इसमें आपको टेंसेस वगैरह भी, अगर आप टेंसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इससे यहाँ पे आपको कुल मिला के 3 मार्क्स आए थे। 3 यहाँ पे आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म यहाँ पे मेंशन करनी थी। तो ओके, चलो इसको मैं अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या लिखा गया है, यस्टरडे आई गो टू मीट माई अंकल। तो गो टू तो नहीं आ जाएगा, गो के बदले क्या आ जाएगा, वेंट, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है, गो वेंट गॉन। ठीक, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक, सॉरी, गो वेंट गॉन ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे यस्टरडे आई वेंट टू मीट माई अंकल हु वॉज फीलिंग अनवेल। ठीक हो गया। यहाँ पे द डॉक्टर से दैट हिज शुगर इज वेरी हाई, हिज शुगर से तो नहीं आ जाएगा, द डॉक्टर सेड दैट हिज शुगर वाज वेरी हाई एंड ही शुड टेक प्रिकॉशंस। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे तीसरी लाइन में क्या पूछा गया है, बोला गया यहाँ पे व्हेन आई रीच्ड देयर हिज फ्रेंड बी आल्सो प्रेजेंट। ठीक, हिज फ्रेंड बी तो नहीं आ जाएगा क्योंकि सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर आ जाएगा, हिज फ्रेंड्स वेयर आल्सो प्रेजेंट। ठीक, वेयर बी के बदले कौन सी, बी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, वेयर वाली फॉर्म। ठीक, वेयर आल्सो प्रेजेंट देयर, आई विश देम एंड आस्क्ड अबाउट हिज हेल्थ। ठीक, इतना आपको यहाँ पे करना था, हो गया यहाँ पे आपको करेक्ट। यानी कि इसमें आपको वेंट लिखना था, दूसरी डैश में सैड लिखना था, तीसरी डैश में आपको वर लिखना था। हो गए आपको यहाँ पे ग्रामर के ये 3 मार्क्स भी कंप्लीट। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको जब वो ग्रामर वाले पोर्शन से ही 3 मार्क्स की एक और पैसेज लिखी गई थी, इसमें आपको क्या काम कर लेना था, रिराइट द फॉलोइंग पैसेज, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट फॉर्म। यानी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से यहाँ पे आपको ये 3 मार्क्स पूछे गए थे। 3 से और शायद 8 मार्क्स आपको ग्रामर के होते हैं कि 9 मार्क्स जितने भी होते हैं, अभी आगे चल के हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपको एक इन्होंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आई एम गोइंग टू द मार्केट सेड द बॉय, आई नीड टू बाई सम फ्रूट्स। डू यू वांट टू कम विद मी। ये यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच यहाँ
पे लिखी है, इस स्पीच को हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट की जाती है वो मैंने आपको ऑलरेडी ग्रामर वाले वीडियो में समझा दिया। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे द बॉय सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट एंड नीड टू बाय सम फ्रूट्स, ही आस्क्ड इफ आई वांट टू कम विद हिम। तो यहाँ पे ब्रैकेट को खत्म करने के लिए हम क्या कर सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो बाकी यहाँ पे आपको वर्ब की फॉर्म्स ही चेंज करनी है और ये यहाँ पे आपका हो गया, यानी कि द बॉय सेड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट एंड नीडेड टू बाय सम फ्रूट्स, ही आस्क्ड इफ आई वांटेड टू कम विद हिम। तो इतना आपको लिख लेना था, हो गई यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला पोर्शन भी कंप्लीट। देन उसके बाद ग्रामर का तीसरा पार्ट यहाँ पे आपका आया था, देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ ब्रैकेट। ठीक, यहाँ पे 4 एरर्स इसमें हैं ब्रैकेट्स में जो लिखे हुए हैं इन द फॉलोइंग पैसेज, करेक्ट द एरर्स एंड रीराइट द करेक्ट पैसेज। ठीक, आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे एक पैसेज लिखी गई है 3-4 लाइन्स की, इसमें यहाँ पे 4 एरर्स हैं। ठीक, 4 एरर्स को आपने यहाँ पे ठीक करके लिखना है। कौन कौन सा एरर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पैसेज को हम पढ़ के समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है पूर किसा गौतमी नाउ गो फ्रॉम होम टू होम, गो तो नहीं आ जाएगा, गो के बदले क्या नाउ गोज फ्रॉम होम टू होम। ठीक, गो के बदले यहाँ पे आ जाएगा गोज from home to home and the peoples petted her and said here is a mustard seed, take it। ठीक, यहाँ पे आपका नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। बट व्हेन शी आस्क्ड डिड एन सन और डॉटर फादर और मदर, डिड एस एन सन तो नहीं आ जाएगा, यहाँ पे एन के बदले क्या आ जाएगा, डिड ए सन, ठीक, और डॉटर ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली। ठीक, डाई इन योर फैमिली। ठीक, तो फैमिली का इन्होंने यहाँ पे तीसरे में क्या लिखा, FAMLY तो नहीं होती है फैमिली की स्पेलिंग, फैमिली की स्पेलिंग होती है FAMILY। ठीक, फैमिली यानी कि यहाँ पे तीसरा एरर इसमें है। तो ठीक, यहाँ पे एक तो यहाँ पे एन सन नहीं आ जाएगा, एसन आ जाएगा, और तीसरे में यहाँ पे फैमिली FAMLY फैमिली नहीं आ जाएगा, FAMILY फैमिली आ जाएगा। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, दे आंसर्ड हर एलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। ठीक, एलास के बाद कॉमा नहीं आता है, एलास के बाद हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज हम करते हैं। तो फुल कॉमा नहीं आ जाएगा, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो होगी आपको ये वाली पैसेज भी कंप्लीट। तो हो गए यहाँ से आपको 4 मार्क्स, यानी कि कुल मिला के आपको ग्रामर से कितने मार्क्स बने, 4 और 6 हो गए, यहाँ पे 10 मार्क्स आपको ग्रामर से बने। बिल्कुल ईजी आया था ग्रामर, उतना टफ लेवल का नहीं पूछा गया था, आसान लेवल का आया था। हम इसको आसान बना के ही अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम आपका सबका फेवरेट सेक्शन जो आपका यहाँ पे राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन है। ठीक, यहाँ पे आपको जो है वो राइटिंग स्किल्स में क्या क्या पूछा गया था, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो डाला था, आई होप आपको याद होगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है वो कन्वर्सेशन यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपने क्या काम कर लेना है, इस डायलॉग को आपने कंप्लीट करना है, 5 या 10 लाइंस में इसको कंप्लीट आप लोगों ने यहाँ पे करना था। और इसके यहाँ पे आपको 4 मार्क्स, यहाँ पे इकबाल और समीना के बीच में ये डायलॉग है, इसको आपने कंप्लीट करना था। ठीक, ये आपको 5 या 6 लाइन्स में इसको लिख लेना था, हो गए आपके यहाँ पे 4 मार्क्स। होपफुली आप लोगों ने डायलॉग राइटिंग भी की होगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला गया था कि आप यहाँ पे एक नोट्स लिखो। ठीक, नोट्स लिखने के लिए राइट एंड नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, यानी कि आपको यहाँ पे नोट्स राइटिंग करनी थी। इसके यहाँ पे आपको 3 मार्क्स थे। अब नोट्स राइटिंग कैसे करनी होती है, ये बिल्कुल आसान होती है। विद इन 2 मिनट्स आपने नोट्स राइटिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें समझा दी थी। तो होपफुली ये चीज़ भी आपको अटेम्प्ट हुई होगी। ठीक, तो यहाँ पे आपको नोट्स एक ड्राफ्ट करनी थी, ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे लिख ली होगी आप लोगों ने। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज राइटिंग के 2 मार्क्स आए थे। अब मैसेज राइटिंग और नोट्स राइटिंग भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता होता है, ये भी बिल्कुल ईजी होता है, 4-5 लाइन्स में ये कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ के 2 मार्क्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग से आपको यहाँ पे 5 मार्क्स आए थे। इसमें 2 लेटर्स आपको दी गई थी, 2 लेटर्स में से आपको कोई एक लेटर यहाँ पे अटेम्प्ट करनी थी। एक फॉर्मल लेटर थी, एक इनफॉर्मल लेटर थी, 2 में से एक लेटर आपको लिख लेनी थी। होपफुली ये चीज़ आप लोगों ने लिखी होगी, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ समझा दी थी। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो वो क्या बोला गया था, यहाँ पे आपको नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, टेकिंग द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो राइट द शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक, पैराग्राफ राइटिंग यहाँ पे आपको 80 to 100 वर्ड्स की कंप्लीट करनी है। टॉपिक क्या दिया है यहाँ पे आपको, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। ठीक, करप्शन का प्रॉब्लम क्या है, तो करप्शन का क्या इंपैक्ट है सोसाइटी पे, या प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन जो है, यानी कि रिश्वतखोरी से क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस पे यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ 10, 15, 20 लाइंस का यहाँ पे लिख लेना था। तो होपफुली ये चीज़ भी आप लोगों ने लिखी होगी। कुछ हिंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, करप्शन सोशल इविल, करप्शन वाइड स्प्रेडिंग, यानी कि करप्शन एक सोशल इविल है, करप्शन अभी के लिए बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, लीडिंग कंट्री टू डिग्रेडेशन, यानी कि इससे कंट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, और बाकी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी। तो आपने इनको ही इलाबरेट करके थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना था। देन इसके
चार पार्ट में आपको यहाँ पे डायलॉग राइटिंग आई थी। डायलॉग किस पे यहाँ पे आपको आया था? डेंजर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक, डेंजर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन पे यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आपको जो एक आर्टिकल लिखना था, तो सॉरी डायलॉग नहीं, एक आर्टिकल आपको यहाँ पे लिख लेना था। अब आर्टिकल कैसे लिखा जाता है ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी थी। यहाँ पे कुछ हिंट्स आपको दी गई थी, तो इनको भी एक्सप्लेन करके आप लोगों ने ये चीज़ लिखी होगी। देन उसके बाद यहाँ पे स्टोरी राइटिंग का यहाँ पे आपको जो वो 6 मार्क्स थे। ठीक, स्टोरी राइटिंग आपको यहाँ पे 6 मार्क्स की थी, तो इसमें यहाँ पे आपको लिख लेनी थी। स्टोरी राइटिंग भी आप लोगों ने लिखी होगी, हमने ये चीज़ भी आपको समझा दी थी। देन उसके बाद लिटरेचर वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पहले आपको जो वो लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3-3 मार्क्स वाले। 5 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, यानी कि 2 क्वेश्चंस कोई से भी आप छोड़ सकते थे, 3 क्वेश्चन ही आप लोगों को यहाँ पे अटेम्प्ट करने थे। हो गए यहाँ पे आपको 3 मार्क्स इधर से। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 5 मार्क्स, इनके भी 3-3 मार्क्स आपको थे। देन उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, 3 में से सिर्फ आपको 1 अटेम्प्ट करना था। देन उसके बाद फिर से अब एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको आया था, उसके भी बराबर 2 पार्ट थे, 2 में से कोई एक आपको अटेम्प्ट यहाँ पे करना था। तो इसी के साथ साथ आपका इंग्लिश का पेपर यहाँ पे हमने पूरा सॉल्व इट एक्सप्लेन करके डिटेल में आपके साथ समझा दिया हमने। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके और एक प्यारा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना।